रणक्षुद्र घंटा निनादाभिरामं चलत तांडवो दंडवत पद्मतालम लसत तुंदिलांगो परिव्यालहारम गणाधीशमीशान सूनुम तमीडे। श्री गणपति का स्मरण करते हुए प्रभात वेला में आप सभी सहृदय दर्शकों को सुप्रभात, स्वागत और अभिनंदन। भारतीय चिंतन परंपरा पर आधारित सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। सूरज की सुनहरी किरणें हर मन में उल्लास जगाएं, सुप्रभातम की मधुर वेला जीवन में खुशहाली लाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रभातम हमारा विशेष कार्यक्रम है जहां हम भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पंचांग, सुभाषित, योग एवं स्वास्थ्य के प्रसंगों से आपको अवगत कराते हैं। संस्कृत पाठशाला के माध्यम से आपको उच्चारण व शुद्ध प्रयोग समझाते हैं। तो सुप्रभातम की आज की अद्भुत यात्रा में बने रहिए हमारे साथ और सबसे पहले देखिए योगाब्द तिथि नक्षत्र का बोध कराता पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। पंचांग के बाद अब कार्यक्रम में देखते हैं अच्छे वचन, नीति व सदाचार की बात सीखने का अब समय हो चला है। तो आइए सुन लेते हैं आज क्या है सुभाषित में। मूलम भुजंगैः शिखरं विहंगैः शाखाः प्लवंगैः कुसुमानि भृंगैः आश्चर्यमेतत् खलु चन्दनस्य परोपकाराय सतां विभूतयः। चंदन के पेड़ की जड़ें सांपों के लिए आश्रय बनाती हैं। इसके शीश पर पक्षी इसकी शाखाओं पर आराम करते हैं। बंदर खेलते हैं और इसके फूलों पर मधुमक्खियां भी दिख जाती हैं। वास्तव में अच्छे लोगों का अंतिम उद्देश्य तो दूसरों का उपकार करना ही है। Roots of the sandalwood tree form a shelter for the snakes. On its top, birds take rest. On its branches, monkeys do play. And one can find bees also on its flowers. Indeed, the ultimate aim of good people is to offer helping hand to others. स्वस्थ रहने के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। मिनरल्स यानी खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। शरीर को विभिन्न प्रकार के खनिज की जरूरत क्यों होती है और किन खाद्य पदार्थों से पर्याप्त मात्रा में खनिज प्राप्त हो सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। शरीर को स्वस्थ रखना तभी संभव हो सकता है जब पोषक तत्वों से भरपूर आहार का संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए। मिनरल्स यानी खनिज शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स की आवश्यकता शरीर को होती है। इन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल कर मिनरल्स की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। खनिज एक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है। शरीर को ठीक से काम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं खनिज यानी मिनरल्स। शरीर स्वयं खनिज का उत्पादन या निर्माण नहीं कर सकता। खनिज हमें अपने आहार से प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिजों के अलग अलग स्तर होते हैं। मिनरल्स या खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे आहार में इनकी बहुत छोटी सी मात्रा भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। कुछ मेजर मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस,
मैग्नीशियम वगैरह शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन में यानी ऊर्जा की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेल्स की फंक्शनिंग में, बोन्स, मसल्स और नर्व्स को बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जिंक, कॉपर, सिलीनियम वगैरह बीमारियों से बचाने में शरीर की मदद करते हैं। आयोडीन हमारे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट होती है। खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज हमारे शरीर में एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे आहार में बहुत तरह के सोर्सेज हैं मिनरल्स के, जैसे कि अनाज, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि अंडा, मीट, सब्जियां और फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिनरल्स के अच्छे सोर्सेज हैं। जो खास बात हमें जाननी चाहिए वो ये है कि जितना संतुलित आहार जो हम लेते हैं एक दिन में, वो हमारे मिनरल्स की सारी जरूरतों को पूरा कर देता है और कोई भी सप्लीमेंटेशन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं होना चाहिए। हर समय थकान लगना या ठंड महसूस होना शरीर में पोषक तत्वों की कमी का परिणाम हो सकता है। शरीर में खनिज तत्वों की कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। शरीर में मिनरल्स की संतुलित मात्रा कई शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में खनिज आहारों को शामिल करें, जिससे पर्याप्त मात्रा में शरीर को खनिज मिल पाए और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो स्वास्थ्य प्रभाग के बाद अब समय योग प्रभाग का। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। गुर्दों को स्वस्थ रखने में उपयोगी है योग। देखते हैं गुर्दा रोग या क्रॉनिक किडनी डिजीज के रोगियों के लिए कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं उपयोगी होती हैं। आज जानते हैं कुछ आसनास क्रॉनिक किडनी डिजीज मैनेज करने के लिए। पहला, मंडूकासन। आप नीलिंग पोस्चर में आ जाइए। फिर यहाँ से आपका नीस एक साथ में, टोज टच करना है आपको और आपके हील्स को दूर करके उसके बीच में बैठ जाना है, वज्रासन में। फिर यहाँ से आपके हाथों की मुट्ठी बनानी है और एक साथ कुछ इस तरह से रखना है आपके नाभि के पास। ओके। फिर सांस लेते हुए जोर से सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए आगे फोल्ड फॉरवर्ड करेंगे। फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर इसी तरह 2-3 बार दोहराएंगे। अब देखते हैं दूसरा आसन, नौकासन। सीधे बैठेंगे दंडासन में और आपकी बैक सीधी रखते हुए इनहेल करते हुए दोनों पैर को ऊपर उठा लेंगे, नीज सीधा रख के, बैक स्ट्रेट, आपकी चेस्ट ओपन होगी एंड दोनों हाथ सीधा। आपके कोर को एंगेज करेंगे। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे और धीरे से रिलीज। अगर ये मुश्किल है तो नीज बेंड करके भी कर सकते हो। अगेन धीरे से पैर ऊपर लेंगे, बैक स्ट्रेट रखते हुए यहाँ नीज बेंड कर लेंगे। यहाँ भी आपके कोर को एंगेज रखना है और हाथों को इस तरह से सीधा। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे एंड फिर रिलीज कर देंगे। आइए अब कुछ और टिप्स जानते हैं योग गुरु हंसा माँ से। नमस्कार। किडनी डिजीज में बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम पानी सफिशिएंट पिए, जिससे यूरिक एसिड धुल के बाहर जाए, शरीर में ना जमा रहे। बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि चलते फिरते रहें, क्योंकि किडनीज में दबाव तब आता है जब आप लंबे समय बैठे रहते हो, वो भी आरामी स्थिति में बैठे रहते हो। सीधा बैठना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है।
विटामिन सी हाई हो, ऐसा फ्रूट्स और ऐसा खाना खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा किडनी डिजीज़ के लिए। प्रोटीन बहुत लो होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करें। आजकल किडनी डिजीज़ का प्रॉब्लम बढ़ रहा है क्योंकि एक फैशन हो गई हर चीज़ में प्रोटीन लेना। नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल नहीं हो, मीट, फिश, एग, क्योंकि वहाँ प्रोटीन हाई होता ही है। कोशिश करें कि वेजिटेरियन फूड में भी स्प्राउट्स, कुक्ड एंड ईचन बहुत अच्छा रहेगा, स्प्राउट, उगाई हुई चीज़ें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर ध्यान देना ज़रूरी है। गर्म पानी की थैली कमर पर रखना ज़रूरी है और एक्टिव रहें, सर्कुलेशन बढ़ाएं तो फ़ायदा हो जाएगा। नमस्कार। स्वास्थ्य और योग की बात जानने के बाद अब चलते हैं कार्यक्रम के अपने अग्रिम प्रभाग में, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग एक समग्र अभ्यास है जो संसार के सभी दुखों को कम करने के लिए जाना जाता है। योग दर्शन में योग का व्यापक वर्णन करते हुए कहा गया है कि योग के 8 अंगों का मन, वचन, कर्म से पालन कर शांति की भावना प्राप्त की जा सकती है। हम आपके लिए समय समय पर योग के मुख्य विषयों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहते हैं। आज के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखिए योग के 8 अंगों में से प्रथम यम पर आधारित यह रिपोर्ट। शुद्ध हृदय और तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त मनुष्य ही सत्यता का अनुभव कर सकता है। चित्त अथवा मन की इसी शुद्धता तथा आत्म प्रकाश की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने योग के 8 प्रकार के अंग बताए हैं, जो अष्टांग नाम से निर्देशित हैं। अष्टांग शब्द अष्ट और अंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 8 अंग। योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग के 2 अंग यम और नियम नैतिक जीवन और आत्म अनुशासन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो वहीं योग के शेष 6 अंग शारीरिक मानसिक शक्ति, एकाग्रता और जागरूकता विकसित करने पर केंद्रित हैं। आज हम योग के इन 8 अंगों में पहला अंग यम के विषय में जानेंगे। यम नैतिक सिद्धांतों या नैतिक दिशा निर्देशों को बताता है। बाहरी और आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया ही यम कहलाती है। योग दर्शन में यम अथवा संयम 5 प्रकार के बताए गए हैं। अहिंसा, सत्या, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रहाः, यमाः, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम का पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, अर्थात मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी भी रूप से हिंसा न करना या किसी को नुकसान न पहुंचाना योग दर्शन में अहिंसा बताया गया है। यम का दूसरा सिद्धांत है सत्य। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। महर्षि पतंजलि के अनुसार विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदार और सच्चा होने के लिए जो प्रोत्साहित करता है उसे सत्य कहते हैं। अष्टांग योग के यम के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत है अस्तेय। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जिसका अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी की भी अन्य वस्तु का अपहरण या चोरी न करना, किसी को भी उसके अधिकार से वंचित करना अस्तेय कहलाता है।
यम का चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। संयम या इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत हमें अपनी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने और किसी भी प्रकार की अति से बचने के लिए प्रेरित करता है। यम का पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोधः, जिसका अर्थ है संग्रह न करना, लोभ अथवा लालच न करना। अपरिग्रह का सिद्धांत मन, वचन, कर्म से वस्तुओं और इच्छाओं के प्रति लगाव अथवा उनके संग्रह को छोड़ने की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यम में भी हम 5 अंगों को लेते हैं और ये हमारे चरित्र निर्माण की बात करता है। जब हम किसी दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं तो वह एक लगाम है यम, जिसके कारण हम शुद्ध होते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है। तो इसमें सबसे पहले अहिंसा की बात करते हैं। मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं लाना, उसको कष्ट नहीं देना। हम किसी को मारना, काटना तो बहुत गलत है, उसको भी हम यहाँ पे लेते हैं। तो अगर जो अहिंसा का पालन करने लगता है तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के उसके दुश्मन खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि जंगल में रहते थे तो हिंसक पशु भी उनके सामने अहिंसक हो जाते थे। ऐसी हम बात करते हैं सत्य की। सत्य बोलना, सच बोलना, और हम लगभग सत्य बोलते हैं। तो जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका जो है अंदर का भाव तो पॉजिटिव होता ही होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो साधना की सत्यता से जैसा वो सोचता है, जैसा वो बोलता है, वैसा ही हो जाता है। अगली हम बात करते हैं अस्तेय की, चोरी ना करना। चोरी ना करने से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि किसी का सामान उठा लेना। हम किसी को देख के, किसी की अच्छी चीज़ों के देख के उसमें हमारा लालच बनना या दूसरे के लिए गलत भाव हम रखना, ये भी जो है अस्तेय में आता है। और अस्तेय से जब व्यक्ति जो चोरी ना करता है तो उसके बाद बहुत धन लाभ उसको होने लगता है। ऐसा हमारे पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में अपने आप को संयम में रखना। जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें उस इंद्रियों को संयम में रखना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता, भाई बहन, ऐसे जो रिलेशन बनाए गए हैं उसका मुख्य कार्य ये है कि हम किसी के प्रति अपनी वो भावना जो केवल उस फिजिकली नीड ना हो, उसका दूसरा व्यवहार हो। और जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं तो हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है, बल बढ़ता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या है कि हम चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। हमें क्या लगता है कि कल के दिन क्या होगा, तो आज हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। या समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम एक की जगह 4-4 कार रख लेते हैं, कई हमारे पास कपड़े होते हैं। तो जितनी चीज़ें हमारी बढ़ती जाएंगी उतना ही ज़्यादा हमें तनाव होगा। तो जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है उसके पास वैसे ही चीज़ें समृद्ध होती जाती हैं, वो समृद्धिशाली बनने लगता है। तो ये जो यम है ये हम सब लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे को उस योग की धारा से जोड़ता है। यम के इन 5 सिद्धांतों के अनुपालन द्वारा आंतरिक शांति, सद्भाव और नैतिक जीवन जीने की भावना विकसित कर एक यौगिक जीवन शैली की आधारशिला रखी जा सकती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। योग दर्शन में वर्णित यम के विषय में विस्तार से जानने के बाद चलते हैं कार्यक्रम के अग्रिम प्रभाग में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक और अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। कार्यक्रमे पुनरपि भवतां स्वागतम्।
और संस्कृत सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि अब समय हो चला है संस्कृत पाठशाला का। इसके लिए चलते हैं पाठशाला की आज की कक्षा में, जहां आप संख्या 4 के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जानेंगे हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से। स्वागतमस्ति सर्वेषां संस्कृतपाठशालायां। नमस्कारः, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। तो आइए आज आरंभ करते हैं संस्कृत की पाठशाला का, जहां हम इन दिनों संख्याओं के स्वरूप का कर रहे हैं विशेष अभ्यास। तो आज संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में संख्या 4 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 4 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं चत्वारि, पर पुल्लिंग में हम 4 को कहते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में भी चत्वारि। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से समझ लेने का है अब समय। सबसे पहले संख्या 4 इसका पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम जान लेते हैं। यदि चत्वारः जनाः भवेयुः तर्हि अहमपि क्रीडेयम्, जिसका अर्थ है यदि 4 लोग हो जाएं तो मैं खेल सकता हूं। अब संख्या 4 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। मया क्रीडांगणे चतस्रः क्रीडिकाः दृष्टाः, जिसका अर्थ है मैंने खेल के मैदान पर 4 क्रीडिकाएं देखी। संख्या 4 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। भारतस्य चत्वारि महानगराणि तु सर्वे जानन्ति एव, जिसका अर्थ है भारत के 4 महानगरों को तो सभी जानते ही हैं। यहां ध्यान दीजिए, संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता का ध्यान रखते हुए बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे प्रयोगों से पहले 4 इस संख्या का कम से कम उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों में 3 संख्या तो स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित सामान्य रूप से होती ही है, पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार 3 और उससे ज्यादा किसी भी संख्या के लिए भी हम इन्हीं बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि इन संख्या बोधक शब्दों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, यह हम कह सकते हैं। और हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि संख्या के एकत्व, द्वित्व और बहुत्व पर हम विशेष रूप से तब बताएंगे जब हम कुछ शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 4 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 4 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं चौथा या चौथी, जैसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में चतुर्थः, स्त्रीलिंग में चतुर्थी और नपुंसक लिंग में चतुर्थम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरि थे, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य चतुर्थः राष्ट्रपतिः वी गिरि इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची पढ़नी चाहिए, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य चतुर्थी अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया का स्थान चौथा है। इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा। जनसंख्यायाः दृष्ट्या इंडोनेशिया देशस्य स्थानं चतुर्थम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 4 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। तो आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः। और संस्कृत पाठशाला देखने के बाद हमारा है आपसे एक निवेदन। समाचारों की दुनिया के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े रहने के लिए डीडी न्यूज़ से आप सभी जुड़े रहिए। समाचारों के साथ साथ संस्कृत एवं संस्कृति से जुड़े हमारे कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में विभिन्न प्रभागों की प्रस्तुतियों को देखकर आज के अंक में यहीं ले लेते हैं विराम। सोमवार को पुनः नए विषयों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक मुझे व सुप्रभातम के मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। पुनर्दर्शन आए।